हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आइए एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें हम एस्टेट के बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं 2011 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन सभी को कवर करेंगे और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अभी एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम 2016 के पेपर को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए, डीएनए हैविंग यूरेसिल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए, क्या ये ऑप्शन हो सकता है सही? क्या यूरेसिल होगा डीएनए में, उसको हम काइमेरिक डीएनए बोलते हैं, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए? तो आरएनए से जिसमें डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो काइमेरिक डीएनए वो नहीं होगा। सेकेंड है डीएनए हैविंग यूरेसिल। जिस डीएनए में यूरेसिल हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। डीएनए में अगर यूरेसिल है तो वो आरएनए बन जाएगा, क्योंकि यूरेसिल आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए में यूरेसिल होता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको होल्ड ऑन रखते हैं। फोर्थ है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें वो होगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा इज। जो जॉइंट प्रेजेंट होता है बोन्स में, कौन कौन से बोन है एटलस में और एक्सिस में, उस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवोइड जॉइंट। पाइवोइड जॉइंट, क्योंकि जो सैडल जॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? थंब में। ये जो थंब है यहाँ पे, ये वाला जो जॉइंट है इसको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। नेक्स्ट आता है फाइबर्स जॉइंट। फाइबर्स जॉइंट उसको बोलते हैं जब दो बोन्स के बीच में इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होती है और ये दोनों बोन्स एक फाइबर्स के थ्रू प्रेजेंट है इस तरीके से, तो फाइबर्स इनको जब जोड़ के रखती है, इस तरह के जॉइंट को हम बोलते हैं फाइबर्स जॉइंट। नेक्स्ट है पाइवोइड जॉइंट। पाइवोइड जॉइंट जो हमारी सर को और हमारी जो बैकबोन है उसको जॉइंट करता है, उसको हम बोलते हैं पाइवोइड जॉइंट। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट होता है जो नी के अंदर या हमारी जो एल्बो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा? पाइवोइड जॉइंट। ये ऑप्शन नहीं होंगे, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, इन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग द प्रोब रेफर टू। जो प्रोब होता है वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड इसमें ये है और ये है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड ये और ये है। रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए का यूज होता है, आरएनए का नहीं होगा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपर्स ग्लैंड इज एन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड ऑफ मेल रैबिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रैबिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें कॉपर ग्लैंड जो है वो क्या करती है? व्हाइट एल्कलाइन सिक्रेशन एक्टिवेट द पैसिव स्पर्मेटोजोआ। क्या स्पर्मेटोजोआ को के पैसिव मूवमेंट के लिए एल्कलाइन मीडियम उसको प्रोवाइड करती है? या सिक्रेशन न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ? सिक्रेशन प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल टू रैबिट? या फोर्थ ऑप्शन सिक्रेशन इंक्रीज नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है। ये क्या करता है? व्हाइट एल्कलाइन सिक्रेट करता है, जो कि एक्टिवेट करता है किसको? स्पर्मेटोजोआ को। स्पर्मेटोजोआ के पैसिव मूवमेंट को एक्टिवेट करता है कौन? एल्कलाइन सिक्रेशन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सैडल जॉइंट और
फाइबर्स जॉइंट, डायग्राम के थ्रू आप इजिली देख सकते हैं। इसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट, जो हमारा बैकबोन और जो क्रेनियम सिस्टम है उसके साथ ही जो जोड़ के रखता है इसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट इज ह्यूमरस एंड अल्ना। ये वाला जो जॉइंट है ये कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक स्ट्रैंड हमने फादर से लिया है और एक हमने मदर से लिया है, तो पता चल गया कि हमने मतलब जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है इसमें एक ही स्ट्रैंड यूज होता है, और वो भी किसका? डीएनए का। तो ऑप्शन हमारा वही सही है जिसमें हमने डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड को चूज किया है। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हीमोलिसिस। हीम वर्ड किसके लिए यूज होता है? हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है? आरबीसी के साथ। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, जब इस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो हीमोलिसिस होता है। किसका होगा? आरबीसी का होता है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का नहीं होता है, प्लेटलेट्स का भी नहीं होगा, और ल्यूकोसाइट ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, LEUC होता है ल्यूकोसाइट। तो ऑप्शन हमारा सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजायर्ड वेराइटी ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स आर रेज्ड बाय। डिजायर्ड वेराइटी ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स। अगर हमें डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए प्लांट्स में तो हम क्या कर सकते हैं? अगर दो प्लांट हैं हमारे पास और इसके कैरेक्टर्स मिला के हम कोई नई स्पीशीज बनाते हैं जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स हों, तो वो क्या है? दोनों का हाइब्रिड है। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। वर्नलाइजेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, तीनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ब्रायोफाइलम में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एनसीईआरटी में गिवन भी है, ये देखिए। ब्रायोफाइलम रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? लीफ से हो रहा है, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम में जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है? लीफ के थ्रू होता है। प्रोटोस्टोम हैव स्पाइरल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज एंड एंटीरियोसोल। स्पाइरल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज एंड शिजोसोल। रेडियल एंड इनडिटरमिनेट क्लीवेज एंड सीजोसोल। रेडियल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज एंड सीजोसोल। तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें? प्रोटोस्टोम। ये देखिए प्रोटोस्टोम किस किस के अंदर होता है? मोलस्का, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। ड्यूटेरोस्टोम ये किस में होगा? इकाइनोडर्मेटा और कोडेट्स में। तो प्रोटोस्टोम की हम बात करेंगे तो इसमें सीजोसिलस है और इसमें एंटीरोसिलस है। ओके, इसमें एनस पहले बनता है, माउथ बाद में बनता है, जबकि इसमें माउथ पहले बनता है और इसमें एनस बाद में बनता है। तो हम भी किस कैटेगरी में आते हैं? ह्यूमन बीइंग भी इस कैटेगरी में। बट मोलस्का, एनालिड और आर्थ्रोपोड्स ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रोटोस्टोम की कैटेगरी में। तो इसमें हमारी जो ऑप्शन है वो स्पाइरल एंड डिटरमिनेट, फर्स्ट बुक्स में ही हमें पता चल गया, स्पाइरल एंड डिटरमिनेट और सीजोसोल, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्पाइरल, डिटरमिनेट, क्लीवेज एंड सीजोसोल, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रियोटेक्सिस इज अ मूवमेंट रिस्पॉन्स इन। रियोटेक्सिस क्या है? रियोटेक्सिस इज एन एक्वेटिक एनिमल। ये एक एक्वेटिक एनिमल है जो मूवमेंट करता है। कैसे? फ्लूइड फ्लो इस तरीके से है, बट ये मूवमेंट कैसे कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लूइड फ्लो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एयर और वाटर करंट। मूवमेंट रिस्पॉन्स इन किसका रिस्पॉन्स करता है? किसके रिस्पॉन्स में ये इसकी मूवमेंट होगी? टेम्परेचर, एयर और वाटर करंट। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा एयर और वाटर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिकल सेल एनीमिया
caused by a point mutation. This mutation cause change in amino acid. कौन सा अमाइनो एसिड चेंज होता है जिससे हमारी आरबीसी की शेप सिकल सेल हो जाएगी, जिससे हमारी आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिकल सेल हो जाएगी। तो इसमें ग्लूटामेट से वेलिन में कन्वर्ट होगा, तब जाके क्या होगा कि जो हमारी आरबीसी की शेप है वो सिकल से शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पहले GAG किसके लिए काम करता है, ग्लूटामेट के लिए, लेकिन इसमें क्या हो गया, चेंज, म्यूटेशन। तो GUG किसके लिए काम करने लग गया, वेलिन के लिए। पहले इसकी शेप कैसी थी और अब देखिए कैसी है, तो शेप चेंज हो गई, जिससे क्या होगा, ये प्रॉपर ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और ब्लड में क्या हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी, मतलब एनीमिया हो जाएगा और आरबीसी की शेप सिकल शेप में हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिकल शेप एनीमिया। ये यहाँ पे वेलिन गिवन है। Next question is, which one of the following pair is incorrectly matched? Glucagon, beta cell of pancreas, insulin, diabetes, somatostatin inhibitory hormone, corpus luteum source of progesterone। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। जब हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है उसमें अगर हम देखें तो हॉर्मोन्स की जो पीक वैल्यू होती है वो जैसे जैसे प्रोजेस्ट्रॉन इस तरीके से इंक्रीज होगा तो उसी तरीके से जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका साइज धीरे धीरे क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाएगा। तो इन दोनों का जो ये पेयर है ये तो ठीक है। सोमैटोस्टेटिन भी क्या है, हाइपोथैलेमस से हमारी दो ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट है, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो जो हमारी एंटीरियर ग्लैंड है उसमें से 7 हार्मोन निकलते हैं और जो पीछे वाली जो पोस्टीरियर है उसमें से एक हार्मोन है दैट इज सोमैटोस्टेटिन, और इसी को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, फिर इंसुलिन क्या है, अगर इंसुलिन बॉडी में कम हो जाए, इंसुलिन अगर बॉडी में कंट्रोल ना कर पाए ग्लूकोज को प्रॉपर, तो उस डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। लेकिन ग्लूकागोन ये कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज के अंदर हमारी जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन को रिलीज करती है और बीटा किसको रिलीज करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट इसमें कौन सा होगा, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, हंटिंगस्टन कोरिया या हीमोफीलिया। तो इन चार में से कोई एक डिजीज ऐसी है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो एक बार देख लेते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया है ये तो रिसेसिव डिजीज होती है, ठीक है, ये डोमिनेंट नहीं होती, ये कैसी है, रिसेसिव है। तो इसने पूछा क्या है, डोमिनेंट पूछा है, क्योंकि रिसेसिव जब दोनों पेरेंट्स, जब फादर और मदर दोनों का जो जीन्स है, दोनों के जीन्स जब बॉडी में डिफेक्टेड जीन आ जाए तब ये डिजीज होती है। अदरवाइज फीमेल क्या होगी या मेल क्या होगा, कैरियर होता है, अफेक्टेड नहीं होगा, कैरियर होता है। तो ये कैसे डिजीज है, रिसेसिव। सेम फिनाइलकीटोनुरिया में भी ऐसा ही होता है और हीमोफीलिया में भी इसी तरीके से होगा। अगर पेरेंट्स में से फादर या मदर किसी एक में से भी कोई डिफेक्टेड जीन बॉडी के अंदर आ जाए तो कैरियर बनेंगे, बॉडी इफेक्ट नहीं होती, कैरियर बनेंगे, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन इस डिजीज में अगर सिंगल एलील भी इफेक्टेड होगा तो ह्यूमन बीइंग क्या होगा, अफेक्टेड होगा, इसमें कोई कैरियर नहीं आएगा, सीधा इफेक्टेड हो जाएगा। ये देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें ये क्या है, पेरेंट कैरियर, ये पेरेंट भी कैरियर है और ये दोनों क्या बने हैं, इनसे
कैरियर बने हैं, लेकिन ये कैसा है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है कंप्लीटली, और इसमें अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है। तो जब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिला तो ये बना, ठीक है, लेकिन जब ये और ये मिला तो ये बना, और ये मिला तो ये बना, और लास्ट में ये नॉर्मल बना। तो ये कंप्लीटली इफेक्टेड है, ये कैरियर है, और ये क्या है, नॉर्मल है। तो ये कैसे डिजीज है, रिसेसिव, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तभी इफेक्टेड होगा जब पेरेंट्स में से फादर और मदर दोनों का एलील बॉडी में आए। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, और इसमें आए ए, तो जिसमें रिसेसिव है दोनों वही इफेक्टेड होगा। ये हीट्रोजाइगस है, ये भी हीट्रोजाइगस है, तो ये क्या होंगे, कैरियर बनेंगे, और ये क्या होगा, कंप्लीटली नॉर्मल होगा। तो सेम इस केस में भी इसी तरीके से है, ये फादर जो है विद हीमोफीलिया है, और ये मदर जो है नॉट अ कैरियर, ये नॉर्मल है, इसको कोई डिजीज नहीं है। तो फादर इसमें क्या है, कंप्लीटली इफेक्टेड है, क्योंकि इसमें ये एक्स क्रोमोसोम डिजीज है, लेकिन इसमें एक ही एक्स है, तो ये कंप्लीटली क्या है, इफेक्टेड है। अब इसमें क्या हुआ, ये एक एक्स आया है फादर से और ये एक एक्स आया है मदर से, तो ये क्या है, कैरियर, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। और फीमेल में एक एक्स आया फादर से और एक एक्स आया मदर से, तो ये क्या बनेगी, कैरियर। ये आगे जनरेशन टू जनरेशन डिजीज को कैरी करेगी, बट इफेक्टेड नहीं होगी। तो इस केस में भी इफेक्टेड तभी हो पाएगा जब एटलीस्ट मदर क्या हो, कैरियर, और फादर क्या हो, अफेक्टेड। और ये दोनों जब मिलेंगे, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, तभी कोई ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड होगा। ओके, तो इस केस में भी रिसेसिव ही आंसर आएगा। इसमें देखिए, अफेक्टेड फादर, अनअफेक्टेड मदर, ये नॉर्मल है, और इसमें क्या है, ये अफेक्टेड है, ये देखिए। जबकि अफेक्टेड सन, अनअफेक्टेड डॉटर, अफेक्टेड सन, अफेक्टेड डॉटर, मतलब ये कैसा है, इसका जो ये वाई क्रोमोसोम है, ये कैसा है, वाई क्रोमोसोम अफेक्टेड है, इसीलिए बॉयज में ये डिजीज हुई है। ओके, और ऐसा नहीं है कि फीमेल से एक नॉर्मल आया है और वाई जो है इसमें इफेक्टेड है, तो वाई वाला ठीक है, और सॉरी एक्स वाला इसमें करेक्ट है, सही है, और वाई इफेक्टेड है, तो ये कैरियर बनेगा। इसमें कोई कैरियर नहीं है, सीधा इफेक्टेड हो गया, कैरियर कोई नहीं है, सीधा इफेक्टेड हुआ, सीधा मतलब ये जो है इसके ऊपर सीधा इसका इफेक्ट हुआ, कोई कैरियर इसमें नहीं बना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। और यही किसका क्रॉस है, हंटिंगटन जो डिजीज है उसी के लिए क्रॉस है। तो इसमें ऑप्शन जो है यही हमारा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में होता है, तो डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए जिस एंजाइम का यूज होता है उसका नाम है न्यूक्लियेज। ठीक है, लाइज नहीं आएगा, लाइगेज भी नहीं होगा, और फॉस्फेटेज भी नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो यूज नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन में से ऐसा क्या है जो पीसीआर में यूज नहीं होता। तो डीएनए टेम्पलेट होती है यूज, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर ये भी यूज होती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये भी यूज होता है। जो नहीं होता वो क्या है, काइटिनेज एंजाइम, क्योंकि ये काइटिनेज है, काइटिन को ब्रेक डाउन के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा,
और ये तीनों जो है करेक्ट है। तो इसमें पूछा क्या है, जो नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है स्टैटोसिस्ट इज अ सेंस ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन। स्टैटोसिस्ट क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पाइडर में, एप्पल स्नेल में, स्कोलिडॉन में या फ्रॉग में। तो ये ना स्पाइडर में होगा, ना स्कोलिडॉन में होता, ना फ्रॉग में, ये होता किस में है, एप्पल स्नेल में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पाइला। पाइला जो दिखने में कैसा होता है, इस तरीके से। ये देखिए, ये है स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट सेंसिंग ऑर्गन है जो इजीली इन्वायरमेंट में जो अगर कुछ भी होगा तो उसको ये सेंस कर लेते हैं। ग्रेविटी के लिए काम करते हैं जो स्टैटोसिस्ट हैं। तो सेंस ऑर्गन है और किस में होते हैं, एप्पल स्नेल में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ क्रस्टेशियंस लार्वा। इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो क्रस्टेशियन लार्वा में नहीं आता। क्रस्टेशियन लार्वा तो फाइलोजोमा, मेगालोपा और एलिमा, ये तो होता है। नोप्लीस, प्रोटोजोया, स्कीजोपोडा, ये भी होता है। इकाइनोप्लेटस, मेटानोप्लियस, नोप्लियस, फाइलोजोमा, सिप्रिस, मेगालोपा, ये भी नहीं आता। तो इसमें हमारा जो ये वाला जो है, ये इसमें नहीं आता लार्वा में। ये भी होता है, ये भी है। ये सभी लार्वा की फॉर्म है। क्रस्टेशियन में ये सभी लार्वा की फॉर्म है। लार्वा की 8 to 9 इसकी फॉर्म हो सकती है, तो ये सभी इसके फॉर्म है। एक इसमें से नहीं है, जो नहीं है वो क्या है, ये इकाइनोप्ल्यूटियस, ये वाला इसमें नहीं होता। तो यही ऑप्शन इसमें यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 106, मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज। मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ पोल्ट्री, एपोलेक्सी, स्पाइरोकीटोसिस, डायरिया। तो इसमें से जो ये है स्पाइरो, ये तो हमारी इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज है। डायरिया लूज मोशन से रिलेटेड डिजीज है। एपोलेक्सी ये वाली डिजीज जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है। जब ब्रेन में हमारे ट्यूमर बन जाए, ब्रेन में ब्लड सेल्स इकट्ठी हो जाती है, उसको बोलते हैं रानीखेत। ये वाली डिजीज है जो पोल्ट्री डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज, ये होती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है। मिनीमाटा डिजीज, इसमें क्या होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम होती है। ब्रेन का जो साइज है वो नॉर्मल से मतलब कम होता है। जो ब्रेन का हमारा साइज है वो इसमें प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। मिनीमाटा डिजीज में ब्रेन जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। और ये किसकी वजह से होता है, मर्करी पॉल्यूशन की वजह से। इटाई डिजीज, इसमें क्या होता है, हमारी जो बोन्स हैं वो बैंड हो जाती हैं। और ब्लू बेबी डिजीज में क्या होगा, जो बेबी है जब उसका जन्म होता है तो उस टाइम पे उसकी जो पूरी बॉडी है वो मतलब ब्लू कलर की हमें दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि हो सकता है जब वो अपनी मदर के यूट्रस में था तो उस टाइम उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ तक नहीं हो पाई, इसीलिए कई कई जगह पे उसकी जो बॉडी है वो नीली पड़ जाती है। और ये किसकी वजह से होता है, मिथैमोग्लोबिन। ब्लैक फुट डिजीज, ये आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन की वजह से होता है। और नॉर्मली जो अफ्रीका के लोग हैं उनके बॉडी में ये डिजीज होती है। तो इटाई डिजीज जो है वो लेड पोल्यूशन नहीं है, ये होता है क्रोमियम से होता है। ये लेड से नहीं होता, क्रोमियम पोल्यूशन की वजह से होता है, जिसमें बोन्स जो है वो हमारी बैंड हो जाती है। तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे दिखती हैं। ये देखिए, इस तरीके से बोन्स जो है वो बैंड हो जाती है। ये है मिनीमाटा डिजीज, जिसमें ब्रेन का साइज जो है वो छोटा होता है नॉर्मल से। तो या ब्लाइंडनेस भी हो सकती है,
पैरालिसिस भी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन भी इसमें हो सकती है। ये देखिए इस बच्चे का जो फेस है वो यहाँ से पूरा नीला पड़ा हुआ है, तो ये ब्लू बेबी डिजीज है। ये जो अफ्रीका के लोग होते हैं इनके जो पाँव हैं या जो हाथ है वो इस तरीके से ब्लैक पड़ जाते हैं, तो इस डिजीज को बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज। ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है जो नहीं है अच्छे से मैच, वो है इटाई इटाई डिजीज। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ए बी सी डी इन मैपिंग यूनिट आर। इसमें सबसे ज़्यादा जो दिया है वो है ए से बी तक, ए से बी। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6। फिर नेक्स्ट है डी, ए टू डी 3.5। ए टू डी जो है वो है 3.5। और सी से लेके डी तक का जो गैप है वो है इसमें 1.5। तो बी सी कितना बच गया, 1। तो इनका क्या टोटल 6 आता है, 3.5 प्लस 1.5 प्लस 1, 3.5 1.5 प्लस 1, ये टोटल लेंथ आ गई इसकी 6। तो ये ए डी सी और बी, ए डी सी बी, ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन। तो प्रोटीन जो है इन्फेक्शियस प्रोटीन किस में होता है, ये प्रायंस के अंदर होता है, प्रायंस। ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्टिलेजिनस फिश। इन मेल पेक्टोरल फिन बेयर क्लास पर हार्ट हैव 2 चैम्बर विद 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। दिस इज करेक्ट। माउथ इज टर्मिनल, माउथ इज नॉट टर्मिनल इन कार्टिलेजिनस फिशेज। उनका जो माउथ है वो वेंट्रली साइड, मतलब ऐसे नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, इस तरीके से नीचे की साइड प्रेजेंट होता है वेंट्रली। तो टर्मिनल इसमें नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्विम एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो ये वाला ऑप्शन सही है, इसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो 2 ऑप्शन है ये इसमें सही है, तो ऑप्शन हमारा बी एंड डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये इटाई इटाई डिजीज की है, जिसमें बोन्स हमारी बेंड हो जाती हैं। मिनीमाटा डिजीज, ब्लू बेबी डिजीज और ब्लैक फुट डिजीज, ये याद रखना है क्योंकि पेपर में इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो है अफ्रीका के लोगों में ज़्यादा होती है। ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चा जो है वो नीला पड़ जाता है। इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब। आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब, आरएनए पॉलीमरेज किसको ट्रांसक्राइब करता है, ये करता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सिंडेक्टिली इज ड्यू टू। सिंडेक्टिली होता क्या है, जब हमारी जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से अटैच हो, या पैरों की जो उंगलियां होती हैं, जो फिंगर्स हैं वो अटैच हो, उसको बोलते हैं सिंडेक्टिली। और अगर किसी की जैसे 6 उंगलियां होती हैं, 5 के साथ एक और अटैच है, वो क्या होगी, पॉलीडेक्टिली। तो सिन मतलब जब 2 उंगलियां साथ साथ प्रेजेंट होती है जिनमें कोई इस तरीके से डिवीजन नहीं होता। तो ये किसकी वजह से होता है, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग 8th and 9th मंथ, 8th और 9th मंथ में जब बेबी कंप्लीट बन जाता है तो उसके जो डिजिट्स हैं वो डिवाइड होती हैं, वो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाती उस टाइम पे। 8th 9th मंथ में, 7th 8th हम कह सकते हैं, 3rd ट्राइमेस्टर में जो फिंगर्स हैं वो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाती। तो उसका जो रीज़न है वो क्या है, किसकी वजह से होता है, ऑप्शन इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। इसमें जो सही आंसर है वो है आइशोर्निया क्रैसिपीज, आइशोर्निया क्रैसिपीज। ये 11th क्लास में हमारा स्टार्टिंग में ही था, अभी शायद नॉट इन 11th, इन 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर में ही इसका जो पिक्चर है वो दी हुई है, आइशोर्निया क्रैसिपीज। इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। Which of the following is not synthesized from amino acid precursor? प्रिकर्सर अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड प्रिकर्सर किन को बनाता है और किसको नहीं बनाता? क्लोरोफिल, साइटोक्रोम और हीम। क्या ये तीनों किसी एक कैटेगरी के लग रहे हैं आपको? ये तीनों ही क्या है? पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल भी, हीम भी और साइटोक्रोम भी। तो ये तीनों ही कौन बनाता है? अमाइनो एसिड प्रिकर्सर। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पे आंसर इसका यही सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल अमाइनो एसिड इसको फॉर्म नहीं करता। तो नेक्स्ट है स्पंज हैव हाई कैपेसिटी टू रीजनरेट। स्पंज जो पोरिफेरा कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्पंज पोरिफेरा कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें एसिमेट्रिकल होती है और इसके अंदर इस तरीके से स्पॉन्जोसील कैविटी भी प्रेजेंट होती है, ओपरकुलम भी ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी है। जैसे यहाँ से ये निकला तो ये जैसे जैसे बड़ा होगा, मैच्योर होगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और किसी भी सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच होगा और वहीं से फिर एक कंप्लीट बॉडी बनानी शुरू कर देगा। तो ये जो रीजनरेशन की इनके अंदर कैपेसिटी आती है, ये किस की वजह से आती है? तो कौन सा आयन है? फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। ये इसमें ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मेसेनकाइमल सिलोमेट। मेसेनकाइमल सिलोमेट ये सिंडेक्टिली का जिससे इसमें ये जो फिंगर्स है ना ये अटैच है, तो ये सिंडेक्टिली के लिए मैंने रखी है पिक्चर्स को। इसमें से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं इजीली। तो ये है हमारी सिलोमिक कैविटी। हमारी जो गट होती है, मतलब फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, फूड माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो उसका अगर हम डाइसेक्शन करें, उसका अगर हम डाइसेक्शन करें तो ऊपर से उसमें हमें इस तरीके से सर्कल में दिखाई देगा। तो 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, और ये बीच वाली जो है ये क्या हो जाएगी? ये कैविटी कौन सी हो जाएगी? सिलोमिक कैविटी है। तो बीच में यहाँ पे ये एक ये वाली कैविटी और एक ये कैविटी है। इसमें एक्टोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है, एंडोडर्म भी और मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, मीजोडर्म जो है वो पाउचेस में प्रेजेंट है, पाउचेस में प्रॉपर इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? शूडोसिलोम, ठीक है। शूडोसिलोम मतलब एक तरीके से पार्शली प्रेजेंट है सिलोमिक कैविटी, पूरी तरीके से नहीं है, तो इसको हम शूडोसिलोम कह सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें कोई कैविटी यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिलोमेट, ठीक है, एसिलोमेट। तो मीजोडर्म इसमें तो पार्शली है, इसमें है ही नहीं, तो मीजोडर्म कहाँ है? ये क्या हो जाएगी हमारी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये मीजोडर्म, ठीक है। तो इस ये वाली जो कैविटी है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, यही हमें बताना है। तो ये किसके अंदर होगी प्रेजेंट? फोरोनिडा, ब्रैकियोपोडा, गैस्ट्रोट्राइका और कैटियोग्नेथा, ये इसके अंदर होती है। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट इज गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गाइनोबेसिक स्टाइल। ये जो है कुछ इस तरीके से होगा, इसमें जो ओवरी है वो यहाँ से अराइज ना होके, जो इसका स्टाइल होता है वो ओवरी से ना निकल के कहाँ से निकलता है? थैलेमस से इसका स्टाइल निकला है और ओवरी जो है वो साइड में प्रेजेंट है इस तरीके से। ये तो ये वाली जो कंडीशन है ये किस में मिलती है? लेमिनिएसी के अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, जिसमें स्टाइल जो है वो इस तरीके से ओवरी के साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो किस में देखने को मिलती है? लेमिनिएसी के अंदर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गिर्डल ऑफ फाउल।
फाउल किसके अंदर होती है ये? क्लैविकल, स्कैपुला, कोरेकॉइड और प्यूबिस किसके अंदर होगा? पेल्विक गिर्डल। तो ये जो बोन्स के नाम हमें दे रखे हैं, क्लैविकल, स्कैपुला, कोरेकॉइड, तो ये किसके अंदर होगा? ऑप्शन इसमें क्या कौन सा हमारा सही हो जाएगा? यस, दैट इज आंसर फोर्थ, प्यूबिस। ये वाला आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों ही रोंग हैं। फोर्थ जो है वो वही हमारा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पेल्विक गिर्डल। ये किसको हम बोलते हैं? पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल जो हमारी ये वाली जो बोन है और एक जो नीचे जहाँ पे हमारा जो लोअर लिम्स है वो जॉइंट होते हैं हिप से, तो उस हिस्से में पूछा है कि कौन सी बोन्स या कौन सा पार्ट इसमें से प्रेजेंट होगा। तो स्कैपुला जो है वो पीछे हमारे ये इधर जो ट्रायंगुलर शेप जो बोन होती है उसको स्कैपुला हम कहते हैं। ठीक है। क्लैविकल हमारी ये वाली जो बोन होती है यहाँ पे कॉलर बोन जिसको बोलते हैं वो बोन है। तो एक यही बोन है जो हमारी हिप्स के पास प्रेजेंट होती है, तो यही इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 122 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड में कौन सा इसमें से नहीं यूज होता? ट्राइकोडर्मा हर्जिनम, न्यूक्लियर पैलीहेड्रोवायरस, पॉलीहेड्रोवायरस, ज़ैंथोमोनाज कैम्पेस्ट्रिस, बेसिलस thuringiensis। तो 12th क्लास में हमारा जो चैप्टर 10 है उसमें वेलफेयर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए किस तरीके से यूजफुल है, तो उसमें सभी के सभी दिए हुए हैं। तो इसमें से जो ज़ैंथोमोनाज है वो इसमें से जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है ज़ैंथोमोनाज, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, ये बायोपेस्टिसाइड की तरह काम नहीं करता। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम। जब ट्रांसलेशन होता है पहले डीएनए से आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन जो बनता है वो किस पॉइंट से बनता है? अमाइनो एसिड के किस हिस्से से शुरू होता है? तो ये होगा सी टर्मिनल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकनगुनिया। चिकनगुनिया कौन से वेक्टर से फैलता है? एडीज मॉस्किटो से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी? नॉस्टॉक के अंदर नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट है इन मैरीन फिशेज एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम इज बॉडी सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी इज रिमूव्ड बाय। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वाटर के अंदर जो रहते हैं, अब वाटर में क्या होता है? मैरीन फिशेज मतलब सॉल्ट ज़्यादा प्रेजेंट होगा। अब वहाँ पे कोई और वाटर तो प्रेजेंट है नहीं, तो उन्हें वो सॉल्टी वाटर ही एब्जॉर्ब करना पड़ता है। लेकिन बॉडी में जो सॉल्ट इकट्ठा हो जाएगा उसको वो कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं? तो उसके लिए जो ये ऑर्गन का यूज़ करेंगे, यस दैट इज गिल्स। गिल्स के थ्रू ये रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा सॉल्ट को। रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमारा यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में इजीली गिवन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, तो ये वाला आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीटी टॉक्सिन जीन विच कंट्रोल द कॉटन बोलवॉर्म। कॉटन बोलवॉर्म जो इनको कंट्रोल करता है, कौन करता है? CRY1AC जीन और CRY2AB जीन, ये दोनों क्या करते हैं? कॉटन बोलवॉर्म को, जो कॉटन की बोल होती है उसको जो मतलब कॉटन बॉल को के ऊपर जो वॉर्म होता है उसको कंट्रोल करता है। मतलब वो वॉर्म जो कॉटन बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको डैमेज करता है, उस वॉर्म को इनहिबिट करता है, कंट्रोल करता है ये दोनों जीन। नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड्स इन फैमिली साइपरेसी। तो इसमें एग्जांपल ये ऑप्शन जो है 125 200 ये गिवन है। तो 100 सीड्स बोला है। सीड्स क्या होता है? जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है तब सीड बनता है। ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन में हमें मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है? 100 जब बनेंगे तो 100 इसमें मेल में मियोटिक डिवीजन होगी, 100 फीमेल में होगी, और दोनों का जब फ्यूजन होगा तब 100 सीड्स बनते हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज मीन्स क्या होता है?
Movement of food in gut? No. Formation of WBC? No. The process by which monocyte and neutrophils squeeze through the thin capillary wall? Yes, this is the correct answer. Formation of RBC ये भी यहाँ पे नहीं आएगा. जब ब्लड वेसल से न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट बाहर इकट्ठे हो जाए यहाँ पे इसके आसपास, तो ये वाली जो कंडीशन है इसको बोलते हैं डायपेडेसिस. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट हैं. ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो ये जो अपर वाला जो चैम्बर है इसमें जो ये वॉल्स हैं इसके, ये जो वॉल्स हैं ये क्या करती हैं? ANF फैक्टर को रिलीज करती है. हमारे हार्ट में जो एट्रियम है दोनों अपर चैम्बर, वो ANF को रिलीज करती है. ये करती क्यों है? ताकि जो ब्लड का प्रेशर है वो कंट्रोल रहे, ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज कर सके. और जब ये वेंट्रिकल में इस तरीके से आती हैं और अयोर्टा के थ्रू और पल्मोनरी ब्लड वेसल के थ्रू ये जब जाएंगी तो उसमें डायलेशन कर सके, जो इसका डायमीटर होगा ब्लड वेसल का उसको इंक्रीज कर सके, सो दैट प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए. तो डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर करेक्ट है. डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल ये भी करेक्ट है. चेक ऑन रेनिन एंड एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ये भी करेक्ट है. तो फोर्थ जो है रेस्पिरेटरी रेट, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्गी हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? कौन सी ऐसी एल्गी है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में हेल्प करती है? तो ये नॉस्टॉक, एनाबियना और ऑसिलिटेरिया. ठीक है, ऑसिलिटेरिया, ये 3 ऐसी एल्गी हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में हेल्प करती हैं. तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ग्रुप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, वो ऑर्गन जो क्या होने वाले हैं, मतलब एक्सटेंट इवोल्यूशन जिनका हो रहा है और धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे? एक्सटेंट हो जाएंगे. ठीक है, जिनका कोई फंक्शन नहीं है, इस तरह के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन. तो देखते हैं कौन कौन से इसमें से वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बनेंगे. विजडम टूथ, स्किन का तो फंक्शन है. यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर, फिंगर्स का भी फंक्शन है, रेक्टम का भी फंक्शन है. तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है लिस्प्रो, लाइसिन रिच प्रोटीन विच फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन अक्रॉस मेम्ब्रेन. नो. अ प्रोटीन विच सेवरल रिपीट ऑफ लिस्प्रोलिन विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन. इंसुलिन इन विच, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है. ठीक है, इसमें 28 और 29 नंबर पे जो अमाइनो एसिड होगा उनका आपस में क्या हो जाता है? इंटरचेंज. तो इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन ही होता है इंसुलिन भी. और इंसुलिन प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बनेगा? अमाइनो एसिड से, क्योंकि प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड. तो इसमें जो 28 और 29 नंबर पे अमाइनो एसिड होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज. और क्या है? प्रोलीन है और लाइसिन, ये इंटरचेंज हो जाते हैं. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लिस्प्रो. मिनरल रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का दूसरा नाम IAA, इंडोल एसिटिक एसिड. और इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ट्रिप्टोफैन. और ट्रिप्टोफैन के लिए किसकी जरूरत होगी? जिंक. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है सोमा क्लोनल वेरिएशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय. सोमा क्लोनल, जो हमारी सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है? टिश्यू. तो इससे अगर हम सेम सेल्स बना सकते हैं तो वो किस मेथड के थ्रू हम बना सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ कोल्चिसिन, हाइब्रिडाइजेशन, इरेडिएशन ऑफ गामा रेज, टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट है प्लांट डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग. लीफ गोल ऑफ पंगेमिया, विच इज ब्रूम डिजीज, क्रोन गोल डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्रोन गोल डिजीज. नेक्स्ट है कोप्रोफिलस फंगस, किस में ग्रो करती है? ऑर्गेनिक मैटर पे, वुड पे, डंग पे या अदर फंजाई. कोप्रोफिलस फंगस हम किसको कहते हैं? जो डंग पे ग्रो करे उसको हम क्या कहेंगे? कोप्रोफिलस फंजाई.
द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन, एक सेल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जो कैटायन प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? पोटाशियम। ठीक है। नेक्स्ट है इक्का, एडल्ट इकाइनोडर्म आर रेडियली और पेंटा रेडियली सिमेट्रिकल बट देयर लार्वा इज। इसमें जो एडल्ट है उसमें ये कितनी आर्म्स है इसकी? 5, 1 2 3 4 5। तो ये कैसा है? रेडियली सिमेट्रिकल है, पेंटा रेडियली सिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें बाइलेटरली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में। ठीक है। इसमें अगर इस तरीके से करेंगे तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए एडल्ट में सिमेट्री कैसी है? रेडियली, और लार्वा में सिमेट्री बाइलेटरल। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4th करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेस्टिकेटेड बाय आंट? आंट का रिलेशन किसके साथ होता है? एफिड के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एंड आंट्स का और एफिड का। ये इसको फूड प्रोवाइड करती है और ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वास्प, बीज, ईयरविक्स, ये ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट पे ब्लैक कलर की जो फंगस लगती है, सॉरी रस्ट लगती है, उस वो किसकी वजह से लगती है? क्या होती, कौन सी होती है? अल्टरनेरिया सोलैनी, अस्टिलोगोनुडा, पक्सीनिया ग्रामिनीज, ज़ैंथोमोनाज। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पक्सीनिया ग्रामिनीज। नेक्स्ट है सिंसियल थ्योरी विच वॉज प्रपोज्ड बाय हैंसन एंड हैडगी। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ, 7th चैप्टर जो इवोल्यूशन का है 12th क्लास में, 12th बायोलॉजी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, इसके बारे में वहाँ गिवन है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन और पेंसपर्मिया थ्योरी, कई सारी थ्योरी, मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर ही वो किया गया है, लेकिन ये इसका नाम वहाँ कहीं नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। एंटीरोसिलोम, सिलोमिक कैविटी, सिलोमिक कैविटी अभी हमने पढ़ा था ना, शूडोसिलोम, एसिलोमेट, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। ओरिजिन ऑफ सेगमेंटेशन, ये किस में होती है सेगमेंटेशन? एनालिडा के अंदर होती है। तो एक बचा हमारा यहाँ पे ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डॉब्सन यूनिट किसके लिए यूज की जाती है? वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सैलिनिटी ऑफ सॉइल, concentration of a hormone released by thymus gland, thickness of ozone in a column of air from ground to top of the atmosphere। तो यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। डॉब्सन यूनिट ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए होती है। The phenomenon involving transformation of non-sexual nereis individual into sexual heteronereis is known as। तो ये किस में आएगी? इसमें नॉन सेक्सुअल इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन सेक्सुअल नेरिस इंडिविजुअल इनटू सेक्सुअल, मतलब एक इस तरीके से कोई इंडिविजुअल है और नॉन सेक्सुअल से जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो वहाँ से एक सेक्सुअल पार्ट रिलीज करता है। ठीक है। तो नॉन सेक्सुअल से जब सेक्सुअल हेटेरोनेरिस बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? दैट इज एपिटोकी। ये इसमें गिवन भी है। ठीक है। ये क्या है? नेरिस। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इस किस तरीके से सेपरेट है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है। सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एपिटोकी। एपिस्टेसिस क्या होता है? जब एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, एक जीन दूसरे को सप्रेस करता है, उसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्पेडिसिस ये किसको बोलते हैं? मेल में और फीमेल में जब यूरेथ्रा की पोजीशन चेंज हो जाए इन पेनिस, जब यूरेथ्रा प्रॉपर यहाँ ना होके इस तरीके से म्यूटेशन हो जाए, कहीं और इस प्रेजेंट हो, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रॉपर अपनी पोजीशन पे ना हो, या फीमेल में लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा हाइमन, यहाँ पे
ये हाइमन और ये इसके नीचे क्या होता है, यूरेथ्रा। अगर इसकी पोजीशन यहाँ ना हो कि कहीं और हो तो हम इसको क्या कहते हैं, ये वाली डिजीज जिसमें यूरेथ्रा की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इस डिजीज का नाम है एपिस्पेडियासिस। ठीक है, ये है एपिफाइसिटीज। इसमें क्या होता है, जो हमारे लिम्स हैं, लोअर लिम्ब, उनके जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। बोन की जो शेप है वो, मतलब जॉइंट है जो, वो एक तरीके से स्वेलअप हो जाते हैं। तो ये उस डिजीज मतलब उस डिजीज का नाम है एपिफाइसिटीज। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है थर्ड हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन। वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन, वाई जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके ऊपर 231 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और सबसे कम जीन भी हम कह सकते हैं, तो सबसे कम जीन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से पे, वाई पे। ठीक है, 231। ह्यूमन जीनोम में टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 10,000, 55,000, 30,000 या 79,000। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, सम स्पर्म्स कैरी बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स 22 ऑटोसोम plus XY and some sperms do not carry any sex chromosome 22 autosome plus O. If these sperms fertile with normal egg 22 autosome X, what type of genetic disorder appear among the offspring? तो इसमें एनसीईआरटी में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में इजीली हम देख सकते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमें बताया हुआ है। तो अगर 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स, एक्स और वाई ये अगर देखने को मिले तो कौन सी कंडीशन होगी, 22 प्लस एक्स ओ मतलब 47 और यहाँ पे 45 क्रोमोसोम अगर देखने को मिले तो कौन सी कंडीशन होगी। तो इन दोनों के बारे में हमें बताना है। अगर 45 क्रोमोसोम है तो क्या कंडीशन रहेगी, और अगर 44 क्रोमोसोम है तो क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। सेकंड ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम एंड, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रीडू-चैट सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हमारा ये वाला होता है एक्स वाई। ठीक है, एक्स जिसमें 22 प्लस में एक्स वाई एंड सम स्पर्म डू नॉट कैरी सेक्स क्रोमोसोम ओ इफ दिस स्पर्म फर्टाइल विद नॉर्मल एग। अगर ये नॉर्मल एग के साथ फर्टिलाइज हो जाए, इसके साथ में देखिए एक्स वाई है मतलब ये वाली कंडीशन है 22 प्लस में एक्स वाई, ये तो है मेल। ठीक है, और फीमेल के पास 22 प्लस एक्स, तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे 22 और 22 कितने हो गए 44। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स वाई। तो ये वाली जो कंडीशन है ये किस में होगी, ये वाली कंडीशन किस में आती है, जब एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो ये कंडीशन किस में आती है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन किस में आती है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। और अगर ये यहाँ पे एक्स वाई ना हो, अगर ये वाली कंडीशन हो, अगर ये वाली कंडीशन हो 22 प्लस एक्स हो, ये वाली कंडीशन हो मेल में और फीमेल में सेम 22 प्लस एक्स, तो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ये टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये वाला इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके,
और एक और भी है जिसमें 21 में ट्राइसोमी होती है, 21 क्रोमोसोम नंबर मतलब डबल आ जाता है, ट्राइसोमी होती है उसमें। ऑटोसोमल 22 पेयर हमारे ऑटोसोम होते हैं और लास्ट वाला जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स वाई है तो मेल होगा, एक्स एक्स है तो फीमेल होगी। लेकिन ये जो 22 ऑटोसोम है इसमें से 21 जो पेयर है अगर वो डुप्लीकेट हो जाए तो कौन सी कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। लेकिन इसने यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, एक्स एक्स वाई के लिए पूछा है और एक्स ओ के लिए पूछा है। मतलब जब 47 क्रोमोसोम होते हैं तब, और जब 45 आएंगे तब कौन सी कंडीशन है, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओफियोप्ल्यूटस इज, ये ओफियोप्ल्यूटस क्या है, एक लार्वा है। तो ये किसका लार्वा है, क्या ये इकाइनोडर्मेटा है, ये पोरीफिरा है, या ये लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा है, या पोरीफिरा का लार्वा है। तो ये लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा को ही हम ओफियोप्ल्यूटस कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमने देखा भी था, इसको भी हम ओफियोप्ल्यूटस बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम ओफियोप्ल्यूटस बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्टार फिश है वो किसके अंदर आती है, वो इकाइनोडर्मेटा के अंदर ही तो आती है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में ही आती है, तो इसीलिए लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा को हम क्या कहते हैं, ओफियोप्ल्यूटस। टाइप ऑफ टीथ जनरली प्रेजेंट इन मैमल्स, मैमल्स में कितने कौन कौन से टीथ प्रेजेंट हैं, हिट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हिट्रोडोंट, प्लूरोडोंट, डाइफायोडोंट, एक्रोडोंट, पॉलीफायोडोंट, हिट्रोडोंट, प्लूरोडोंट, पॉलीफायोडोंट। तो मैमल में ये वाले जो टीथ की टाइप्स हैं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्लूरोडोंट, एक्रोडोंट, ये प्लूरोडोंट तो फिश के अंदर होती है जिसके बहुत नुकीले से दांत होते हैं ना, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। पॉलीफायोडोंट ये सब इसमें नहीं आएगा, ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये मैमल्स के अंदर होंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हमने एक वीडियो में किए हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम 2011 से लेकर 22 तक कोई भी एक क्वेश्चन पेपर उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो 11 से लेकर 22 तक एक एक वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। ये वाली वीडियो इसमें हमने बायो में 70 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और क्या आप और भी ऐसी वीडियो चाहते हैं, क्योंकि एचटेट हमारा बिल्कुल पास में आ गया है। 26 नवंबर में को मोस्ट प्रोबेबली जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो उसके लिए रिवीजन अगर हम करके जाएं अपने पुराने सभी क्वेश्चन पेपर को, तो बहुत ही फ़ायदा हमें उससे होता है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं, 4-5 क्वेश्चन हमें पुराने पेपर्स में से ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए इन वीडियोस के थ्रू अब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना फिर चेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए अगर आप वीडियोस को देख के सभी क्वेश्चन पेपर को कवर कर लेते हो तो काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होता है। तो इसीलिए सभी वीडियोस को आप, मैं जितनी भी वीडियोस डालूँ क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सभी को देखना। और अगर आपको टाइम लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको 2x की स्पीड पे करके एक बार जल्दी से मतलब देख सकते हैं, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी पूरे पेपर की, और आपके लिए काफ़ी मतलब इसमें से आपके एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स आपके बन जाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और इसीलिए मैंने ऑप्शंस को भी बताया कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे मुझे लगा कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो कई बार उन ऑप्शंस में से भी दोबारा क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।